Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself, speech therapist Shazia Khan, and I'm from Karachi. एंड जैसे कि आपको पता है कि हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स पर आपसे अपनी नॉलेज शेयर करते रहते हैं ताकि आप अपने बच्चों के साथ इफेक्टिव एंड फ्रूटफुल काम करते रहें। और इसी टॉपिक पे हम अपने बहुत ही रिस्पेक्टफुल गेस्ट मिस्टर याद अहमद खान फ्रॉम लाहौर, ही इज स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, अ साइकोलॉजिस्ट एंड एलएसएलएस सर्टिफिकेशन की तरफ जो है वो अपना जर्नी को कंटिन्यू किए हुए हैं। तो इनसे हम अक्सर ही इंटरव्यू करते हैं और इनकी जो नॉलेज है वो आप तक पहुंचाते हैं, और से मुझ समेत बहुत सारे लोग फैज़याब हो रहे होते हैं। थैंक यू सो मच सर एंड वेलकम टू द शो। कैसे हैं सर थैंक आप? यू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मिस्टर याज अहमद अच्छा। खान, थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। और आज जो है हम बहुत ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है। द टॉपिक ऑफ टुडे इज कि व्हाट इज द मोस्ट रिपोर्टेड क्लिनिकल केसेस नाउअडेज इन आवर क्लिनिक। तो प्लीज आप बताइएगा कि कौन से ऐसे मोस्ट कॉमन केसेस आजकल आप देख रहे हैं जो कि आपके क्लिनिक में रिपोर्ट हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। बहुत ही फ्रूटफुल रहता है। जो जब आपने मुझसे बात की कि हमें इस टॉपिक पे बात करनी है, तो मुझे एक बहुत अच्छा लगा कि हम इस बात टॉपिक पे बात करें कि जो कि लोगों एक नई चीज़ है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं वो यंग एज के बच्चे हैं, किड्स हैं। मींस स्टार्ट फ्रॉम 1 ईयर। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि 1 ईयर से जो बच्चा आ रहा है उसमें सबसे पहले जो है, जैसे लैंग्वेज डिले के साथ हैं। उसके अलावा जो है वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के साथ हैं। इसके अलावा जो है हेयरिंग इम्पेयरमेंट के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। बहुत से जो है वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा जो है, अगर हम अडल्ट की बात करते हैं तो फ्लुएंसी डिसऑर्डर जिसमें स्टैमरिंग है, स्टटरिंग है, ये डिसऑर्डर जो है वो एक फेस में आते जा रहे हैं। और साथ साथ ऐसे डिसऑर्डर भी हैं जो कि लर्निंग डिसेबिलिटी के भी से रिलेटेड हैं। तो ये जो है एक मिक्स हमारे पास जो बच्चों के अंदर खसूसन जो केसेस आ रहे हैं इस टाइप के आ रहे हैं क्लिनिकल। हम्म। ठीक है, मतलब हम डिफरेंट एज ग्रुप के हिसाब से डिफरेंट डिसऑर्डर्स को देख रहे हैं। अच्छा, जैसे कि आपने स्पीच डिलेड मेंशन किया, तो स्पीच डिलेड में बहुत सारे पेशेंट्स का जो होता है द रीजन ऑफ डिलेड स्पीच, वो इंटेलेक्चुअली डिलेड होते हैं, समटाइम्स वो हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं। मगर समटाइम्स हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे भी आजकल रिपोर्ट हो रहे हैं जो कि मेंटली बिल्कुल इंटैक्ट हैं बट स्पीच डिलेड हैं और उनके साथ कुछ बिहेवियरल इश्यूज हैं। जब हम उन्हें असेस्ट करते हैं तो उनके साथ न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज तो नहीं होते, बट कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो ऐसे केसेस जो कि बच्चा जो है वो डिलेड इन स्पीच है और उसमें कुछ बिहेवियरल के इश्यूज भी हैं, तो आप उन केसेस के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताएंगे हमें? जो लैंग्वेज डिले के साथ आते हैं, हमें उनको समटाइम जो प्रोफेशनल्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो भी कंफ्यूज होते हैं हम्म। कि बच्चा एज वाइज डेवलपमेंटल माइलस्टोन है, वो बिल्कुल उसका उठना बैठना चलना वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। समझता भी, रिसेप्टिव लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है, लेकिन क्योंकि एक्सप्रेसिव लैंग्वेज नहीं होती है, तो वहां पे अप्रॉक्सी ऑफ स्पीच को हमें एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अप्राक्सिया के जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, उनके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स बाकी बिल्कुल ठीक होते हैं। सिर्फ जो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के हवाले से उनकी वो नहीं होती, रिसेप्टिव लैंग्वेज होती है। और दूसरा यह है कि जो बच्चे, खसूसन जिन बच्चों, मैंने ये केसेस ज्यादातर उन बच्चों में देखे हैं जो कि फैमिलीज जो है दो पेरेंट्स रहते हैं, उनके साथ और कोई बच्चा नहीं होता, सिर्फ टू हस्बैंड एंड वाइफ, सेपरेट या तो फैमिली एक, सिस्टम होते हैं, हाँ, ठीक है। सेपरेट फैमिली जो सिस्टम है वो ज्यादातर उनके केसेस आ रहे होते हैं। क्योंकि उसमें ये होता है कि या तो दोनों वर्किंग हैं या वन वर्किंग होता है, और हम्म। बाकी दूसरे जो उन्होंने घर का काम संभालना होता है, तो इसलिए मुश्किल होता है। वो क्या करती हैं
स्क्रीन जो है, खसूसन मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, या टैब हो गया, या फिर टेलीविजन है, वहां पे, तो वहां पे जो बच्चा सीख रहा है, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह की कार्टून देख रहा है, क्योंकि बहुत से बिहेवियर जो है ना वो लर्नड होते हैं। एक्वायरिंग लर्न होते हैं, बिहेवियर, यस। अग्रेसिव बिहेवियर हमेशा लर्न होता है, अक्वायर होते हैं। हम्म। अग्रेसिव बिहेवियर हमेशा अक्वायर्ड होता है। या तो हम्म। वो ऐसे कार्टून देखता है, कार्टूनिक जो करेक्टर्स हैं जिनमें मार धाड़, इस तरह की चीजें जो होती हैं, वहां से बच्चा उसको अक्वायर करता है। तो मुझे एक पेरेंट्स जो है वो बता रहे थे कि हमारा जो बेटा है वो ये करता है कि कभी तकिया उठा लिया, तकियों को जो है वो पंच करना। तो मैंने पूछा कि बच्चा जो है वो करता क्या है सारा दिन में। उन्होंने जब मुझे रूटीन बताई तो फिर मैंने जो कंटेंट एनालिसिस है कि किस तरह की कार्टून देख रहा है, तो उन्होंने बताया कि वो ज्यादातर जो है मार धाड़ वाले देख रहा है। तो वहां से हम कंटेंट एनालिसिस करते हैं कि बच्चा जो है वहां से ये बिहेवियर लर्न कर रहा है। तो ये ज्यादातर ये आ गई। दूसरा न्यूरल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जिसमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, इसके अलावा एडीएचडी है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स हैं। तो इस तरह के जो डिसऑर्डर्स हैं वो इसकी रीजंस हो सकते हैं लैंग्वेज डिले की, और ये चीजें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, मतलब बच्चे के लिए, बच्चे का पेरेंट्स के साथ इंटरेक्टिव होना, बच्चे का ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो हेल्दी एंड फ्रूटफुल कॉन्वर्जेशन में पार्टिसिपेट करना ज्यादा इफेक्टिव है, रादर देन कि वो आ, सिर्फ एक स्क्रीन टाइम पर अपना टाइम सर्व करे। तो स्क्रीन हम्म। टाइम इज द मेन कॉज, एज यू मेंशन, कि स्क्रीन टाइम से बच्चा किस तरीके से बिहेवियर अक्वायर करता है, किस तरीके से वो एक कार्टून कैरेक्टर को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, और बहुत सारी चीजों में वो ऐसा भी करते हैं कि वो जो लैंग्वेज, जो कार्टून बोल रहा होता है, वो उसी एक्सेंट में चले जाते हैं। लाइक जापानीज है तो वो जापानीज में जा रहे होते हैं, इंग्लिश है तो वो इंग्लिश में जा रहे होते हैं। तो हमको समटाइम्स ऐसा भी लगता है कि बच्चा बोलता तो है मगर वो ज्यादातर इंग्लिश बोलता है। ये वाले रीजन है। सो दीज आर द रीजन, यहाँ पे स्क्रीन टाइम। यस, यहाँ पे आपको एक केस भी डिस्कस करूंगा। मेरे पास एक केस आया तो पेरेंट्स ने कहा कि हमारा बच्चा जो है वो 3 इयर्स का बच्चा था, कि बिल्कुल हेल्दी और बोलता भी है, लेकिन हमें समझ नहीं आती क्या बोलता है। तो मैंने उनसे पूछा कि बच्चा जो है वो किस तरह की कार्टून देखता है। उन्होंने कहा हम उसको मोबाइल दे देते हैं, तो उसमें रशियन भी होते हैं, जापानीज भी होते हैं, चाइनीज भी होते हैं, हर तरह के कार्टून देखता रहता है। कंटेंट एनालिसिस से पता चला कि उसकी जो लैंग्वेज है वो कोई चौथी लैंग्वेज बन गई है। ना उर्दू है, ना इंग्लिश है, द ना मिक्सचर ऑफ द जापानी ऑल है, और ना लैंग्वेज, ही यस। रशियन है। यस यस यस। ठीक तो है। इस तरह के केसेस भी देखने को मिलते हैं। Okay, so as we have mentioned, तो what are the reasons of these disorders? मतलब आप हम्म। अगर के कंक्लूड करें रीजंस को, जैसे अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं, मगर इन शॉर्ट अगर हम कंक्लूजन देना चाहें अपने व्यूअर्स को कि आपके हम्म। बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है, तो उसके रीजंस को जानें ताकि आप उनको आगे के लिए एहतियात कर सकें। तो प्लीज मेंशन सम रीजंस बिहाइंड दैट। सबसे पहले जो बच्चे का पहला माइलस्टोन होता है, जैसे ही वो न्यू बॉर्न होता है, पहला माइलस्टोन है उसका क्राइंग है। हम्म। सबसे पहला जैसे ही बच्चा पैदा होता है, उसका पहला माइलस्टोन क्राइंग है। जब तक बच्चा क्राई नहीं करेगा, आप नहीं कह सकते कि बच्चा हेल्दी होगा। हम्म। क्योंकि अगर तो क्राई नहीं किया तो इसका मतलब है कि बच्चे का जो ब्रेन है उस तक ऑक्सीजन ऑक्सीजन। नहीं पहुंची है, इंटरप्ट हो गई, ऑक्सीजन हम्म। नहीं पहुंची है। और जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो इसका मतलब है ब्रेन डैमेज होगा। हम्म। ब्रेन डैमेज होने के बाद जो भी, क्योंकि ब्रेन नेवर रिकवरेबल, हम्म। मैनेजेबल तो हो सकता है लेकिन रिकवरेबल नहीं होता। ब्रेन के जो पार्ट्स डैमेज हो गए, उससे रिलेटेड जितनी भी फंक्शनिंग है वो इम्पेयर हो जाएगी। और इम्पेयर जो है, डिसेबिलिटी का जो है वो एक तरह से आगे जाकर डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, अगर ज्यादा अरसे तक वो इम्पेयरमेंट रहे। तो पहली चीज ये है कि बच्चे को रोना जरूरी है। हाँ, जो सीपी बच्चे हमने देखे हैं अक्सर, उनका क्या होता है कि उनका ब्रेन जो है वो डैमेज होता है, जिसकी वजह से उसके डिफरेंट टाइप की सीपी की टाइप्स होती हैं। स्पेस्टिक होता है, स्पैज्म होते हैं। इस तरह से वो डिफरेंट टाइप के जो ब्रेन का पार्ट जो है डैमेज होता है, उससे रिलेटेड जो उसकी फंक्शनिंग है वो इम्पेयर हो जाती है। स्पेस्टिक बहुत ज्यादा उनके जो मसल्स होते हैं, फिर उसी हवाले से उनकी जो स्पीच है वो भी, क्योंकि हमारा जो लैरिंक्स पैरेंट्स हैं,
हमारा वॉइस बॉक्स है वो उसकी वजह से अफेक्ट होता है। ये, और दूसरा ये कि जो बच्चा पैदा होता है वो अगर हेल्दी नहीं है, मतलब उसका जो वेट है वो उस लेवल का जो होना चाहिए नॉर्मल नहीं है, तो उसकी वजह से भी बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत वीक होता है, जिसकी वजह से उनको डिफरेंट टाइप की जो बीमारियां हैं, नमूनिया है या और हैं, वो सफर हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा देर तक हॉस्पिटलाइज रहते हैं। तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आते हैं। और इसके अलावा अब जो हमारे कल्चर के अंदर के कजन मैरिजेस का भी ये एक रोल है। लेकिन अभी जो रिसर्चेज हैं वो इस चीज को जो है वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये होता है। तो इसको भी ख्याल रखना चाहिए। और दूसरा स्क्रीन टाइम, जैसे हमने अभी एक बात की, स्क्रीन टाइम जो है वो मोर इम्पोर्टेंट, कि बच्चे को, छोटा बच्चा है बिल्कुल, क्योंकि हमारा इंटरेक्टिव जो ह्यूमन इंटरेक्टिव है ये बहुत जरूरी होता है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो बाय बर्थ हम नेटिव लेते हैं, मीन्स कि हमारी बाय बर्थ होती हैं। जैसे नॉर्मल डेवलपमेंटल स्टोन है, ये एक यूनिवर्सल है। दुनिया के किसी भी कोने में पैदा होने वाला बच्चा वो सेम जो है वो पेस पैटर्न में पे। उनकी यस। डेवलपमेंटल पैटर्न पे ये यूनिवर्सल होते हैं। तो इसीलिए कुछ वर्ड्स होते हैं या कुछ चीजें होती हैं जो कि अपने कल्चरल हो सकती हैं, स्पीच की या लैंग्वेज की, लेकिन बाकी जितनी हैं वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन होते हैं। तो जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा ह्यूमंस का बच्चे के साथ, उस वक्त तक वो कुछ नहीं सीख पाएगा। उसे नहीं पता कि जो हमारे आर्टिकुलेटर्स हैं वो किस तरह से क्या है कि वर्क करते हैं। बच्चे के साथ रीड अलाउड करें, उनके साथ पढ़ें, उनको स्टोरी सुनाएं, इसी तरह से उनके साथ इंटरेक्ट करें, प्ले करें। तो इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए ताकि बच्चा जो है वो नॉर्मली डेवलपमेंटल माइलस्टोन अचीव कर Okay, सके। okay. So there are lots of reasons and causes behind that कि आपके बच्चे के साथ अगर कोई स्पीच, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेटेड रिलेटेड डिसऑर्डर्स आ गए हैं, तो उसके रीजंस जो हैं वो फ्रॉम द डे फर्स्ट ऑफ हिज बर्थ टू द टाइम पीरियड जब तक वो उसके माइलस्टोन डेवलप नहीं होते, उस वक्त तक आपकी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। और इसमें पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चे की डेवलपमेंटल माइलस्टोन को कंपेयर करे किसी टिपिकल चाइल्ड के साथ, कि आपका बच्चा एक नॉर्मल बच्चे के साथ के हिसाब से चीजों को डेवलप कर रहा है या नहीं कर रहा। एंड द थिंग इज कि टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी की तरह इस्तेमाल करें, ना कि उसका यूज टू बनाएं। मतलब उसके एडिक्टेड होना, एडिक्शन किसी भी चीज की खराब होती है, तो स्क्रीन टाइम की एडिक्शन अपने बच्चों को करवाना ये आपके बच्चों के साथ ज्यादती है। थैंक यू सो मच, आपने इतना ब्रीफली बताया द कॉजेस एंड द रीजंस। अब अयाज साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि व्हाट आर द मैनेजमेंट, अब हमें किस रूट से होते हुए बच्चे की मैनेजमेंट पे काम करना चाहिए। सबसे पहले जो है प्राइमरी सोर्स जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम्म। यहाँ पे हमारे पास जो प्राइमरी सोर्स है वो है जनरल फिजिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं। अब हम्म। डॉक्टर्स को जो है वो एक तरह से ट्रेन करना जरूरी है कि वो प्राइमरी सोर्स के बाद सेकेंडरी सोर्स कौन सा होना चाहिए, जिसमें हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, अर्ली इंटरवेंशनिस्ट हैं, स्पेशल एजुकेशनिस्ट हैं। ये हमारे पास सेकेंडरी सोर्स है। तो प्राइमरी सोर्स उनकी तरफ रेफर करें, ताकि उनको एक जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, इस तरह से फिजियोथेरेपिस्ट हैं, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हैं, इनको भी जो हमारे न्यूरोशनिस्ट जो हमारी न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो भी इसके अंदर एक रोल प्ले करते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट जो है प्राइमरी सोर्स, अगर हम इन बच्चों के हवाले से देखते हैं तो उनके पास जाना चाहिए, ताकि उसकी कंप्लीट असेसमेंट हो, उसमें उसका आईक्यू असेसमेंट हो, उसकी अडेप्टिव फंक्शनिंग की असेसमेंट हो, इसके अलावा उसके बिहेवियर असेसमेंट हो, और फिर उसमें देखा जाए कि बच्चे की जो है लैंग्वेज डिले है या क्या डायग्नोसिस बन रहा है। तो उनको फिर क्या है कि जो उनका बच्चे का प्राइमरी सोर्स जो बन रहा है, फॉर एग्जांपल उसको स्पीच थेरेपी की जरूरत है, तो फौरन से स्पीच थेरेपिस्ट के पास उसको रेफर किया जाए। क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स को इस चीज के बारे में सबसे पहले इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए अपने, कि बच्चा मेरा जो है बोलता नहीं है, तो उसे पता होना चाहिए कि मुझे स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेके जाना है। वहां पे ले, अगर वो किसी और के पास ले गया तो उस रिसोर्स को भी पता हो कि इसको यहाँ पे ले जाना है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है जो दूर से आवाज देते हैं तो वो नहीं सुनता है, तो हमें पता चल जाता, पेरेंट्स को पता चल गया कि
मेरा बच्चा ऊंचा सुन रहा है, तो उसको फौरन से ऑडियोलॉजिस्ट के पास लेके जाए, उसकी हेयरिंग स्क्रीनिंग हो, ताकि उसको पता चले कि हमारा बच्चा जो है वो नहीं सुन पा रहा है। तो उसको फौरन से अर्ली इंटरवेंशन के तौर के लिए हेयरिंग एड्स लगाए जाएं या फिर कॉकलियर इम्प्लांट किया जाए। तो इस तरह से उनकी जो है मैनेजमेंट, या फिर हम कह सकते हैं उनके असेसमेंट के बाद हम कोई भी एक डायग्नोसिस दे के हम उसकी मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। यस। सो जैसा कि आपने कहा कि एज ए टीम वर्क चलना चाहिए, मतलब प्राइमरी सोर्स विद सेकेंडरी सोर्स को कोलैबोरेशन के साथ रहकर एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी करना है, एक दूसरे को एक्सेप्ट भी करना है, और सबको अपने अपने रोल को बेहतर तरीके से परफॉर्म करना है विद सिंसियरिटी, ताकि अल्टीमेटली फायदा बच्चे का हो और पेरेंट्स का हो जो कि वो प्रॉब्लम सफर कर रहे हैं। उसके लिए अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, सारे प्रोफेशनल्स के लिए भी, कि उनको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स मौजूद हैं जो कि अपने काम में एक्सपर्ट हैं, तो वो उनके पास उन केसेस को भेजें। और पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि अगर कि मेरे बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है, वो कहीं किसी एरिया में लैग कर रहा है, तो कम से कम उनको इतना तो पता होना चाहिए कि वो अगर सुन नहीं पा रहा तो ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, बोल नहीं पा रहा तो स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, चल नहीं पा रहा तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कसिंग सो मच थॉरली ऑन दिस टॉपिक। एट लास्ट मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अब आप हमें ये बता दें कि जैसे कि बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे न्यूली मैरिड कपल्स हैं जिनके अभी फैमिली स्टार्ट होनी है, और बहुत सारे बच्चे हम्म, जो कि अभी बेहतर हैं, टिपिकली डेवलप हो रहे हैं, लेकिन गॉड नोस अगर पेरेंट्स उनको स्क्रीन टाइम की तरफ भी लेके जाते हैं, या वट एवर आगे चलकर कोई भी पैथोलॉजिकल रीजंस हो सकता है, साइकोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं, तो ऐसे सूरत में किस तरीके से हम उनको प्रिकॉशन दे सकते हैं, उनके लिए कुछ प्रिकॉशंस बता दीजिए in a very short words please. सबसे पहले सबसे पहले जो है पेरेंट्स को बच्चों की नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन के बारे में पता होना चाहिए कि बच्चा इस एज में ये करता है। ये हम्म। बहुत जरूरी है न्यू कपल्स के लिए भी, कि उनको पता हो कि बच्चा इस एज में ये करता है, तभी वो जाके अपने बच्चे को एक हेल्दी वे में ग्रो करता देखेंगे। दूसरा ये कि बच्चे की स्क्रीन टाइम जीरो करें, ह्यूमन इंटरेक्शन दें उनके साथ, उनको बच्चों के साथ सोशलाइज करें, उनको पार्क्स में लेके जाएं। इसके अलावा फैमिली के साथ उनको इंटरेक्ट करवाएं, उनके साथ रीड अलाउड करें। ये होता है कि जो हमारी स्पीच और लैंग्वेज है ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, हम ये ऑटोमेटिकली सीखता है बच्चा। ये ऐसे समझे कि ये नेचुरल पैटर्न पे डेवलपमेंटल अक्वायर करती माइलस्टोन है, के यस। अंदर नेचुरल पैटर्न है। लेकिन जो लिटरेसी है वो हमें बच्चे को सिखानी पड़ती है। हमें ए सिखाना पड़ता है कि क्या हम ए लिख रहे हैं। हमें पापा बताना नहीं पड़ता कि ही इज योर पापा, ही इज शी इज योर मदर। हमें बताना नहीं पड़ता, बच्चा खुद समझ जाता है कि ये मेरी मम्मा है और ये मेरे पापा है। लेकिन हमें उनको ABCD सिखानी पड़ती है, 1 2 3 सिखाना पड़ता है। तो उनके साथ बुक्स इंटरेक्ट करवाएं उनको, जो फ्रूट्स हैं, मतलब ऐसी बुक्स जो कि जिनके ऊपर पिक्चर बनी हो, बड़ी बड़ी पिक्चर्स, अगर छोटा बच्चा है तो उनके साथ इंटरेक्ट करें बुक्स का, उनके साथ रीड अलाउड करें, स्टोरीज रीड अलाउड करें। रात को अगर आप उनको स्टार मून उनके बारे में बताएं, तो ये एक हेल्दी वे है कि बच्चे की जो पैटर्न है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन है, या उसकी जो ग्रोथ है वो एक हेल्दी वे में हो सकती है। थैंक यू सो मच। सो आज के इस लास्ट मैसेज के साथ कि तमाम पेरेंट्स को चाहिए कि वो ना सिर्फ खुद को अवेयर करें अपकमिंग, मतलब सारी डेवलपमेंटल माइलस्टोन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए, बल्कि अपने बच्चों के साथ हेल्दी और इफेक्टिव इंटरेक्टिव टाइम स्पेंड करें। जितना ज़्यादा आप इंटरेक्टिव होंगे अपने बच्चों के साथ, उतना अच्छा आपका बच्चा जो है वो स्पीच एंड लैंग्वेज में ग्रो करेगा, और स्पीच एंड लैंग्वेज ही नहीं बल्कि वो अपनी डेली लिविंग स्किल्स में ही बहुत ज़्यादा शाइन करेंगे इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतना ही इंशाल्लाह। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं कि हम कौन से टॉपिक में आपके साथ अपनी नॉलेज और एक्सपर्ट की नॉलेज को शेयर कर सकें। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मिस्टर याज अहमद खान कि आपने हमें टाइम दिया और अपनी अपनी प्रीशियस नॉलेज हमसे शेयर की। अ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज।